अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 18 लेकर के आए हैं, जो कि प्रतिदिन की तरह 9 बजे ही अपलोड हो रही है। ठीक है। कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि मौसम क्या था, बहुत खराब था। यास तूफान के चपेट में थे हम लोग और यहाँ लैपटॉप सब स्विच ऑफ हो चुका था, इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो हम आज एक क्वेट्स के साथ क्या करते हैं, अपने तैयारी को स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तभी से उछलो यारो। यानी कि आपका अगर सही मन से किसी चीज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, जंतु विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो कि उभयचर से संबंधित है। ऑप्शन 1 है आपके पास सरीसृप विज्ञान, ऑप्शन 2 स्तनपायी विज्ञान, ऑप्शन 3 आकृति विज्ञान, ऑप्शन 4 पादप विज्ञान। तो मेरे भाई कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई सरीसृप विज्ञान। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सरीसृप विज्ञान। आइए हम जानते हैं सरीसृप विज्ञान होता क्या है, सरीसृप के बारे में। तो ये मेरे भाई सरीसृप वर्ग में मुख्यतः स्थलीय जंतु होते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं, यानी कि इसका तापमान क्या होता है, समान नहीं होते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु का कंकाल पूर्णतः अस्थियों का बना होता है, यानी कि सरीसृप जंतुओं का कंकाल पूर्णतः अस्थियों का बना होता है। ठीक है। सरीसृप वर्ग में श्वसन क्रिया फेफड़े द्वारा होती है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि सरीसृप वर्ग में श्वसन क्रिया किस द्वारा होती है, तो फेफड़े द्वारा होती है। इनमें हृदय प्राय त्रिकक्षीय होती है, जबकि मगरमच्छ में 4 कक्षीय। मगरमच्छ क्या है, एक सरीसृप है कि नहीं भाई? सरीसृप वर्ग के जंतुओं के अंडे कैल्शियम युक्त कवच या खोल से ढके होते हैं। इसका जो सरीसृप जो जानवर जो सरीसृप जो जंतु है उसके क्या होते हैं, अंडे कैल्शियम युक्त कवच से ढके बने होते हैं या उससे ढके होते हैं। कवन के लिए कुछ में पाद जबकि कुछ जीव में पाद विहीन होते हैं, जैसे सांप। जैसे बहुत सारे सरीसृप में क्या होते हैं, पैर होते हैं चलने के लिए, लेकिन सांप जो ऐसा सरीसृप है जिसमें पैर नहीं होता है, वे पैर विहीन होते हैं। सांप, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ आदि सरीसृप वर्ग के जीव हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सांप किस वर्ग का जीव है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, सरीसृप वर्ग। छिपकली किस वर्ग का है, सरीसृप वर्ग। मीसोजोइक युग को सरीसृप या रेप्टाइल युग कहा जाता है। मीसोजोइक युग को कौन सा युग कहा जाता है, सरीसृप या रेप्टाइल युग भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनाया है, मीसोजोइक युग को क्या कहा जाता है, तो सरीसृप या रेप्टाइल युग। ठीक है। नागराज घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। समुद्री सांप हाइड्रोफिश विश्व का सबसे विषैला सांप है। आपसे एक और क्वेश्चन, विश्व का सबसे विषैला सांप कौन सा है, तो मेरे भाई समुद्री सांप हाइड्रोफिश। चलिए, यहाँ से आपको सरीसृप वर्ग के बारे में लगभग जानकारी जो हो गई होगी, जो कि एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतक को और अंगों को सूक्ष्म शरीर संरचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है कीट विज्ञान, ऑप्शन 2 है ऊतक विज्ञान, ऑप्शन 3 है मत्स्य विज्ञान, ऑप्शन 4 है जीवाश्म विज्ञान। किसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतक को और अंगों के सूक्ष्म रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका सही हो जाएगा ऊतक विज्ञान। क्या हो जाएगा सही, ऊतक विज्ञान। ऊतक होता क्या है, ऊतक शरीर विज्ञान में बहुकोशिकीय जीवों में एक संगठन का एक स्तर है जिसमें संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से समान कोशिकाएं, उसके अंतर कोशिकाएं सामग्री का एक समूह होता है। ठीक है। जंतु के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। चलिए भाई, यदि ऊतक जान के बारे में, ऊतक के बारे में भी आप जान चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्थान कला भवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 आपके पास बिहार, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। चलिए अब हम सिक्किम के बारे में कुछ जानते हैं, जो कि हम 3-4 दिन से लगातार सिक्किम के बारे में जानते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम क्या जानेंगे जिससे कि हमारा डिवीजन होते जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। तो मेरे भाई सिक्किम जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, कहाँ का मैप है? सिक्किम का मैप है। कहाँ का मैप है? सिक्किम का मैप है। इसके बगल में नेपाल, चाइना, भूटान लगा हुआ है। इसके पूर्व दिशा में नेपाल, इसके पश्चिम दिशा में नेपाल, उत्तर और पूर्व दिशा में चाइना, पूर्व में भूटान और दक्षिण में वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया का राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसकी राजधानी गंगटोक है। राजभाषा अंग्रेजी, भूटिया, गरुड़, लेप्चा, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेपाली भाषा राई, सुरपा, तमाड़ है। ठीक है, इसका गठन 10 अप्रैल 1975 को जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। उससे पहले यह भारत का राज्य नहीं था। सरकार यहाँ का सिक्किम सरकार, जहाँ राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है, जो कि 32 सीटों से भरा है, 32 सीट है उसमें। ठीक है, भारतीय संसद में यहाँ एक राज्यसभा से लोग चुने जाते हैं और लोकसभा से भी एक ही लोग चुने जाते हैं। उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का गाना क्या है? लोक नृत्य, लोक गाना, यानी कि जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, जहाँ बगचा टिस्टा रंगे। ठीक है, यहाँ का मैमल रेड पांडा है। मैमल यानी कि पशु, राजकीय पशु कौन सा? रेड पांडा। और पक्षी कौन है? ब्लड फिजेंट। फ्लावर कौन है? डेंड्रोबियम नोबाइल फ्लावर। ट्री कौन है? एल्पेनरोस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तवांग और लहसा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? ऑप्शन 1 सिपकिला दर्रा, ऑप्शन 2 बुमला दर्रा, ऑप्शन 3 लिपू लेक, ऑप्शन 4 नाथुला दर्रा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुमला दर्रा। आइए जानते हैं बुमला दर्रा के बारे में कुछ डिटेल्स। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, कहाँ का है? बुमला दर्रा का है कि नहीं? बुमला दर्रा तिब्बत के कोना काउंटी अरुणाचल प्रदेश में भारत के तवांग जिले के बीच एक सीमा पास है। यह दर्रा वर्तमान में तवांग और तिब्बत के बीच एक क्या है? व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। यानी कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम तो बुमला दर्रा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बुमला दर्रा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पश्चिम बंगाल। चलिए हम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है रेड कलर का चीज, ये क्या है? पश्चिम बंगाल का मैप है। भारत में यह पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी कोलकाता है। यह 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। राज्यपाल इसके जगदीप धनखड़ जी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उच्च न्यायालय यहाँ का है कोलकाता उच्च न्यायालय। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देश हैं।
ठीक है। और सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे राज्य भी हैं। इसमें कुल 23 जिले हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बंगला है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294। पश्चिम बंगाल कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42। पश्चिम बंगाल में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। आप रिवीजन करते जाइएगा क्योंकि इसको इस चीज पहले भी बता दिया गया है। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं पश्चिम बंगाल के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प के बारे में। अरे इसका सही राजकीय राजकीय पशु क्या है? बंगाल बाघ। राजकीय पशु क्या है? बंगाल बाघ। राजकीय पक्षी क्या है? श्वेतकंठ गौरिल्ला। राजकीय वृक्ष क्या है? चित्तौन। राजकीय पुष्प क्या है? हरसिंगार। अब हम पौष मेला के बारे में भी कुछ जानते हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। पौष मेला, पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्योहार है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। पौष के महीने के 7वें दिन शुरू होने वाला मेला आधिकारिक तौर पर 3 दिनों तक चलता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता में बंगला लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन, कविगन के लाइव प्रदर्शन शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किया गया आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन 1 1645, ऑप्शन 2 1358, ऑप्शन 4 1452, ऑप्शन 3 1452, ऑप्शन 4 1526। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 1358, यानी कि 1398। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब हम जानते हैं तैमूर और तुगलक वंश के बारे में कुछ बातें। चलिए, तैमूर लंग, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है किसका फोटो है? तैमूर का फोटो है। तैमूर लंग जिसे तैमूर तिमूर या तिमूर भी कहा जाता है, कहते हैं। यह 8 अप्रैल 1336 को जन्म लिया और इसकी मृत्यु 18 फरवरी 1405 को हो गई। यह 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। वह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसके पिता तुर्गई बरलस तुर्कों के नेता थे। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही क्या था? एक तरीका से वंशज था। ठीक है, लेकिन यह भारत पर राज्य करने के लिए नहीं आया था। यह भारत के स्वर्ण से आकृष्ट होकर भारत को लूटने आया था। तैमूर क्या आया था? भारत को लूटने आया था, यहाँ राज करने नहीं आया था। ठीक है, अब हम तैमूर के बारे में जानेंगे। अब तुगलक वंश के बारे में कुछ जानते हैं क्योंकि तुगलक वंश की चर्चा भी इस क्वेश्चन में हो चुकी है। ठीक है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। ठीक है, जिसने सन 1320 से लेकर 1414 तक क्या किया? दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश का स्थापना की। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1414 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से इसमें भाई शासक हुए? 3, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये 3 उसमें क्या हुए? महत्वपूर्ण योग्य शासक हुए। इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य अवश्य छोटा था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक 1414 तक शासन करते रहे, तथापि 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। यानी कि इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 1358। ठीक है, इसका सही उत्तर कितना है? 1358। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन का निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे? तो इसका सही उत्तर देखते हैं भाई क्या होता है। ऑप्शन 1 जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन 4 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 5 नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा उत्तर जाएगा इसका सही? गयासुद्दीन तुगलक। आइए हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बातें।
ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, खिलजी डायनेस्टी यहाँ पर राज करता था। यहाँ किसका राज था? खिलजी डायनेस्टी का राज था। यानी कि भारत के आधा से अधिक एरिया में, लगभग मान लीजिए 60% एरिया में खिलजी क्या करता था? राज करता था, खिलजी राजवंश, है कि नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसुफ था। इसका कार्यकाल 1296 से 1316 तक रहा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का यह दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य एशिया तक फैला था, उत्तर मध्य भारत तक फैला था, सॉरी। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वान रहते थे, संरक्षण प्रताप विद्वान रहते थे। वे स्थापत्य कला में, अलाउद्दीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में वृत्ताकार अलाई दरवाजा तथा कुछ एक शिकार का निर्माण करवाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किले हजार खंबा महल का भी निर्माण किया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया, तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, टीवी रिमोट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 है अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन 2 लेजर तकनीक, ऑप्शन 3 ब्लूटूथ तकनीक, ऑप्शन 4 इंफ्रारेड तरंगे। तो इसका सही क्या हो जाएगा उत्तर? इंफ्रारेड तरंगे। आइए हम जानते हैं इंफ्रारेड तरंगे के बारे में कुछ बातें। चलिए, इंफ्रारेड तरंगे, जिसे कभी कभी इंफ्रारेड लाइट भी कहा जाता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक लंबी होती है, इसलिए यह मानव आंख के लिए अदृश्य होता है। इंफ्रारेड को आमतौर पर दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम मात्र लाल किनारे से 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर से तरंग दैर्ध्य को शामिल करने के लिए समझा जाता है। कमरे के तापमान के पास की वस्तुओं को ब्लैक बॉडी विकिरण लगभग सभी अपतट तरंग दैर्ध्य पर होता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के एक रूप में आईआर एक तरंग और एक कण फोटोन दोनों के गुणों के अनुरूप ऊर्जा और गति का प्रचार करता है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है टीवी रिमोट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड तरंगे। हम इसको पढ़ दिए हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो टीवी रिमोट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगे। चलिए, आपको मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो हाथ उठाते रहिए, कुछ कुछ बोलते रहिए। चलिए, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे भाई क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका निजाम शाह, खिरीज खान, बहलोल खान, मोहम्मद बिन फरीद। तो इसका सही उत्तर है खिरीज खान। आइए हम जानते हैं सैयद वंश के बारे में। मेरा क्या हो गया था कि स्लाइड शो आगे ही बढ़ गया था, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको रिपीटेशन लग रहा होगा, तो इससे टेंशन नहीं लीजिए। स्लाइड क्या हो गया था, आगे बढ़ गया था, फिर हम उसको बैक करके लाए हैं। ठीक है, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा। ठीक है, कितना से 1414, यहाँ क्या लिख देना है? 1414 लिख देना है। कितना क्या लिख देना है भाई? 1414, यानी कि 1414 से कब तक रहा? 1451 तक रहा। उसने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। इस राज्य का स्थापना खिरीज खान ने की थी, जिसने तैमूर के मुल्तान पंजाब क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। यानी कि तैमूर के मुल्तान ने खिरीज खान को क्या किया था? पंजाब क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। खिरीज खान ने 26 मई 1414 को दौलत खान लोधी से दिल्ली की सत्ता छीन ली और सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 1814 के जगह पर सब जगह कितना है? 1414 है। ठीक है, आगे बढ़े। 18 नहीं है कहीं भी, 1451, 1414 समझिए उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है असम।
कौन सा इसका सही उत्तर है? असम। अब हम थोड़ा सा माजुली और थोड़ा सा असम के बारे में भी जानते हैं। देखिए, माजुली है क्या? माजुली या माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी में है? तो मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी में बसा एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अब हम असम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, किसका मैप है? तो मेरे भाई भारत का राज्य असम का मैप है। यह किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ यह थोड़ा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि असम के हम आपको चौहत्ती यानी कि उसके कौन कौन से साइड में कौन कौन सा देश है ये सभी बता दिए। अब हम जानते हैं असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी दिसपुर है। इसमें कुल 33 जिले हैं। असम की राजभाषा असमिया है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसके राज्यपाल है जगदीश मुखी जी। इसके मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा है। ठीक है, विधानमंडल यहाँ के एक सदनीय है। यहाँ की विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। यहाँ की संसदीय राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए क्वेश्चन को हम 11 पर ले चलते हैं। सॉरी, इसके बारे में आज कुछ डिटेल्स जानना था। स्थानीय त्योहार यहाँ का दोमाही, बोहाग बिहू, माघ बिहू और बिसागु हैं। असम में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की सूची जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, नमारी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि वहाँ के क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 लालतला दर्रा, ऑप्शन 2 चांगला दर्रा, ऑप्शन 3 बनिहाल दर्रा, ऑप्शन 4 सिपकिला दर्रा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है बनिहाल दर्रा। कौन सा इसका सही उत्तर है? बनिहाल दर्रा। आइए हम जानते हैं बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बातें। देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। गवर्नर कौन है इसके? मनोज सिन्हा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में 2832 मीटर यानी कि 9261 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ बर्फीला तूफान होता है। चलिए, बनिहाल जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर 2019 तक भारत का एक राज्य था, लेकिन 2019 के बाद यहाँ की धारा 370 को हटाकर भारत सरकार ने इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। एक जम्मू कश्मीर और एक क्या हो गया? लद्दाख, जो कि आपको पिक्चर में साफ साफ नजर आ रही होंगी। ठीक है, जो कि आपको मैप में नजर आ रही होंगी। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। ये जो आपका ये फिगर है ये लद्दाख का, ये क्या है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये बनिहाल दर्रा है किधर? तो बनिहाल दर्रा जवान ग्लेशियर बनिहाल दर्रे के करीब संगलाव घाटी के स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। जवान ग्लेशियर बनिहाल दर्रे के करीब। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा जवान ग्लेशियर है किधर? तो बनिहाल दर्रे के करीब है कि नहीं? और है क्या चीज वो? तो वो क्या है? हिल स्टेशन है। ये जो आपको फोटो दिखाई रहा है बहुत सुंदर सा, ये कहाँ का है? बनिहाल दर्रा का फोटो है। ठीक है, जवान ग्लेशियर चिनाब नदी के एक प्रमुख सहायक नदी बछलीरी नाला का उद्गम भी है। ग्लेशियर सड़क मार्ग से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यानी कि जवान ग्लेशियर चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी बछलीरा नाला का भी उद्गम स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में बड़ा पर्यटक स्थल है? ऑप्शन 1
इमिसला, ऑप्शन 2 बनिहाल, ऑप्शन 3 रोहतांग दर्रा, ऑप्शन 4 नाथुला दर्रा। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक स्थल है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 3 है रोहतांग दर्रा। इसका सही उत्तर है रोहतांग दर्रा। क्या है सही उत्तर? रोहतांग दर्रा। आइए हम जानते हैं रोहतांग दर्रा के बारे में कुछ बातें और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ बातें। जो रोहतांग दर्रा है ना, पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। रोहतांग दर्रे का नाम खराब मौसम के कारण खराब मौसम के में काम करने वाले लोगों के पास को पार करने की कोशिश करने का कारण रखा गया है। यानी कि रोहतांग दर्रे का नाम जो लाइन लिखा हुआ है इसके कारण रखा गया, खराब मौसम में काम करने वाले लोगों के पास को पार करने के कारण करने की कोशिश के कारण रखा गया है। यह हिमालय के पीर पंजाल रेंज के पूर्व छोर पर 51 किलोमीटर पर एक उच्च पर्वत दर्रा है। मनाली से यह 32 मील दूर है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो मेरे भाई रोहतांग दर्रा के बारे में आप जान गए। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ बारे में कुछ बातें जानते हैं। यह क्या है? हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी जो कैपिटल है गर्मी की, वो क्या है? शिमला है। और ठंडा की धर्मशाला है। इसके गवर्नर कौन है? बंडरू बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। इसके चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी। इसके मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। इसके यह विधानसभा में कितने सीट है? 68 सीट। भाषा इसका क्या है? आधिकारिक हिंदी। अतिरिक्त आधिकारिक भाषा क्या है? संस्कृत। मूल भाषा क्या है? महाउसी पहाड़ी, मंडेली, कांगड़ी, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौरी, लाहौली, चट्टानी, चंबली। और यहाँ एक और दर्रा है। कौन सा? तो मेरे भाई सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। यहाँ से आप दो चीज जान गए होंगे, कौन सा कौन कौन दर्रा है? सिपकिला और रोहतांग। ठीक है। और बहुत सारे दर्रे हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अब तक इतना ही जानिए, फिर आगे हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 विस्फीति, ऑप्शन 2 मुद्रास्फीति, ऑप्शन 3 मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन 4 अपस्फीति। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? मुद्रास्फीति जनित मंदी। आइए हम जानते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं तब मुद्रा की हर इकाई का क्रय शक्ति में कमी होती है, अर्थात पैसे किसी मात्रा में पहले जितनी माल या सेवाओं की मात्रा आती थी उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति के उच्च दर या अतिस्फीति की स्थिति जनता के लिए बहुत हानिकारक होती है और निर्धनता फैलाने का काम करती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह बुरी अवस्था मुद्रा आपूर्ति के अतिशय से उत्पन्न होती है, यानी अर्थव्यवस्था की तुलना में आवश्यकता से अधिक पैसा छापने से क्या होती है? जन्म लेती है। मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति होता है, यानी यह स्थिति जिसमें समय समय के साथ माल और सेवाओं की कीमत गिरती है। तो मेरे भाई इतना मेरे पढ़ने या बताने से आप जान गए होंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तब मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 पीसी महालनोबिस, ऑप्शन 2 आर ए फिशर, ऑप्शन 3 आर येट्स, ऑप्शन 4 एम एच हानसेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, यानी कि इसका सही उत्तर है पीसी महालनोबिस। अब हम जानते हैं पीसी महालनोबिस के बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई पीसी महालनोबिस का नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ। ये जो महोदय दिखाई दे रहे हैं कौन है? पीसी महालनोबिस है। इनका मृत्यु 28 जून 1972 को हुई। 29 जून को जन्म हुआ और 1972 की क्या हो गया? 28 जून को मृत्यु हो गई। एक भारतीय बंगाली वैज्ञानिक और संख्याविद थे।
इन्हें महाविलिस दुरिया एक सांख्यिकीय माप और स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य में से एक होने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने भारत में मानव विज्ञान में अग्रणी अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के डिजाइन में योगदान दिया। उनके योगदान के लिए महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ऑप्शन आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कोई कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? पीसी महालनोबिस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन इसको अच्छा से याद किए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, 14 पे चलते हैं, 15 पे चलते हैं, सॉरी 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? जंग लगने लिए कौन सा 3 घटक आवश्यक होते हैं? ऑप्शन 1 है स्टील, लोहा और ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 लोहा, ऑक्सीजन और तथा आर्द्रता। ऑप्शन 3 लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता। ऑप्शन 4 हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप सभी इससे परिचित होंगे। तो इसका सही उत्तर है लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। क्या है इसका सही उत्तर? लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किस देश ने देहरादून राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक का सबसे अधिक टी20 रन हासिल करके आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रचा था? तो मेरे भाई ऑप्शन आपके पास है पाकिस्तान, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। किस देश ने देहरादून में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक की सबसे अधिक टी20 रन हासिल करके आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रचा था? तो जल्दी से सोमू, सूरज और जो भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी इसको बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। आइए हम जानते हैं कुछ बातें अफगानिस्तान के बारे में। देखिए ये जो आपको फोटो दिखाई दे, जो मैप दिखाई दे रहा है, ये कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा नगर काबुल है। यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। राजधानी, इसकी राजभाषा है फारसी या पश्तो। इसका निवासी कौन है? अफगानी। यहाँ पर सरकार किस प्रकार का है? इस्लामिक गणराज्य है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। यहाँ का मुद्रा भी क्या है? अफगानी। चलिए अब अफगानिस्तान के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य दक्षिण एशिया में अवस्थित है, जो विश्व का एक भू अवस्थित देश है। यानी कि चारों साइड से क्या है? देशों से घिरा हुआ है। अप्रैल 2008 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का 8वां देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। और किस ईस्वी में बना? तो 2008 ईस्वी में। अफगानिस्तान के पूरब में पाकिस्तान, उत्तर पूरब में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। यानी कि अफगानिस्तान के पूरब में कौन है? भारत। उत्तर पूरब में पूरब में पाकिस्तान, उत्तर पूरब में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान है। और पश्चिम में कौन है? कौन देश है भाई? ईरान देश है। अफगानिस्तान चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी सीमा पूर्व की ओर पाकिस्तान से लगी है। इसे डुरंड रेखा भी कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो डुरंड रेखा भी कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय तथा उत्तर पूर्व दिशा में पर्वतमालाएं हैं, जो उत्तर पूर्व में ताजिकिस्तान हिंदू कुश पर्वत तक का विस्तार है। यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में जो पर्वतमाला है उसका उत्तर पूर्व में ताजिकिस्तान स्थित हिंदू कुश पर्वतों तक का इसका क्या है? विस्तार है उसका पर्वतमालाओं का। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है हिंदू कुश पर्वत कहाँ स्थित है? तो ताजिकिस्तान में। अक्सर तापमान का दैनिक अंतरण अधिक होता है यहाँ पर। ठीक है। यह 1934 में लीग ऑफ नेशन का सदस्य हुआ और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन 1 39 का ए, ऑप्शन 2
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन 1 39 है, ऑप्शन 2 है 32, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद ऑप्शन 4 अनुच्छेद 48 है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39 है। अब हम जानते हैं सभी चारों अनुच्छेद के बारे में कुछ बातें। देखिए, अनुच्छेद 39A के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 43A के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भी किया गया है। अब हम संविधान के बारे में कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि यहाँ संविधान की क्या हो गई है, चर्चा हो चुकी है। देखिए भाई, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। संविधान सभा भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। वे अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन भी देता है। बंधुत्व को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है। आपातकाल के दौरान 1976 की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 1976 की प्रस्तावना में, नहीं सॉरी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो मेरे भाई 1976 में जोड़ा गया। आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया, यह दो शब्द जोड़े गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया? ऑप्शन 1 शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन 2 श्रीकांत मोदी, ऑप्शन 3 आनंद यादव, ऑप्शन 4 रंगनाथ ठाकरे। तो मेरे भाई इसके बारे में हम जानते हैं, शरण कुमार लिम्बाले और सरस्वती सम्मान के बारे में। देखिए, इसका सही उत्तर है शरण कुमार लिम्बाले, है कि नहीं? इसका सही उत्तर कौन सा है? शरण कुमार लिम्बाले। इन्हें सनातन जो उपन्यास है मराठी भाषा में, उसके लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया। अब सरस्वती सम्मान होता क्या है? सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में किसी एक में उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। यानी कि सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में अगर आप बहुत अच्छा उत्कृष्ट उत्कृष्ट गद्य या कविता लिखते हैं तो आपको कौन सा सम्मान प्राप्त दिया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। इसका नाम भारत की एक भारतीय देवी माता सरस्वती के नाम पर रखा गया है। सरस्वती सम्मान 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या भाई? शरण कुमार लिम्बाले। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एक दो क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स का डालेंगे इस क्वेश्चन करंट अफेयर्स को डेली एक दो क्वेश्चन, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी बेहतर होता चले, जो एक महत्वपूर्ण है। रक्त समूह की खोज किसने किया था तथा सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो मेरे भाई इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन 1 है कार्ल लैंडस्टीनर, ए बी कार्ल लैंडस्टीनर, ओ, यानी कि ये सब ए बी और ओ क्या है? रक्त समूह है। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजकर्ता और रक्त समूह ए। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर और सर्वदाता रक्त समूह ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको डिटेल अच्छी तरीका से। अब ये रक्तदाता समूह ए बी और ओ है। अब रक्त प्राप्तकर्ता समूह ए बी और ओ भी है, ओ है। ठीक है, ए किसको किसको रक्त दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है? तब ए मेरे भाई ए स्वयं ए वालों को रक्त दे सकता है और ए बी वाले को रक्त दे सकता है, लेकिन बी और ओ वाले को नहीं दे सकता है।
और बी वाला किसको किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। तो मेरे भाई बी वाला ए वाले को नहीं दे सकता है, वह अपने से समान रक्त समूह वाले को देगा, यानी कि बी वाले को देगा, और ए बी वाले को देगा, ओ वाले को नहीं दे पाएगा। ए बी जिसका रक्त समूह यानी कि किसी का समूह का रक्त समूह ए है, ए बी है, वह ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त नहीं दे पाएगा, न बी वाले को दे पाएगा, न ओ वाले को दे पाएगा। वह किसको दे पाएगा, तो जिसका रक्त समूह ए बी है उसी को दे पाएगा, यानी कि ए बी वाला सिर्फ ए बी वाला को देगा। ठीक है, अगर किसी का रक्त समूह ओ है यानी कि ओ है, तो वह किसको किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वह मेरे भाई रक्त समूह ए वाले को भी डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी कर सकता है, ए बी वाले को भी कर सकता है, और ओ वाले को भी कर सकता है। यानी कि ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, जबकि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। यानी कि ए सभी से ग्रहण करता है, यानी कि ए बी को अगर आप ए से भी ब्लड दिवा दीजिए, बी से भी दिवा दीजिए, ए बी से भी दिवा दीजिए, ओ से भी दिवा दीजिए, यानी कि सभी का ब्लड उसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा से तरीके से काम करेगा, यानी कि सभी को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अधिक पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1 दम्मा, ऑप्शन 2 मीन माता, ऑप्शन 3 एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन 4 पेचिस। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीन माता रोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीन माता रोग। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मीन माता। क्या हो जाएगा? मीन माता रोग। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? मीन माता। यानी कि अब हम जानते हैं मीन माता के बारे में कुछ बातें। मीन माता रोग, जिसे कभी कभी चिसो मीन माता रोग के रूप में भी जाना जाता है, यह सैन्विक रोग है। यह गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या है भाई? पारा युक्त, अगर गंदा अत्यधिक पारा युक्त पानी पीने से कौन सा रोग होता है? मीन माता रोग होता है। अब आप इसके सामान्य लक्षण को भी जान जाइएगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो लक्षणों और लक्षणों में गति भंग, हाथों और पैरों में शून्यता, सामान्य मांसपेशियों की कमजोरी, परिधीय दृष्टि की हानि और सुनने और भाषण को नुकसान शामिल है। इसमें अगर अधिक मामला हो गया, मीनमाता रोग अगर अधिक विस्तार हो गया, बहुत खतरनाक हो गया, तो आप में पागलपन, पक्षाघात, कोमा और मृत्यु लक्षणों की शुरुआत हफ्ते भर के भीतर हो जाती है। रोग का जन्मजात रूप में गर्भ में भ्रूण को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि रोग का जन्मजात रूप गर्भ में, और किसी गर्भवती महिला को यह रोग हो जाता है तो उसके बच्चों को भी वो क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? यानी कि स्थल रुद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन 1 उज्बेकिस्तान, ऑप्शन 2 कजाकिस्तान, ऑप्शन 3 लिंचेस्तान, ऑप्शन 4 अफगानिस्तान। तो मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश यानी स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान। ऑप्शन इसका 2 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। इसका क्या है सही उत्तर? ये जो आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्थल रुद्ध देशों का मैप है। ये क्या है? स्थल रुद्ध देशों का मैप है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्थल रुद्ध देश होता क्या है। वह देश जिसके सभी सीमाएं या तट रेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती हो, उसे हम स्थल रुद्ध देश या भूबद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को स्थल रुद्ध देश कहते हैं। यानी कि स्थल रुद्ध देश के पास न कोई समुद्री सीमा नहीं होता है। ठीक है, उसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं होता है, वो चारों साइड से क्या होता है? देशों से घिरा होता है। आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि राष्ट्रों को मिलाकर विश्व में कुल 47 स्थल रुद्ध देश है। यानी कि विश्व में टोटल कितने स्थल रुद्ध देश है? तो 47 स्थल रुद्ध देश है। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के अंदर कई स्थल रुद्ध देश नहीं है। इसकी राजधानी है मेरे भाई कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। कौन सी इसकी राजधानी है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। यहाँ की राजभाषा कजाक राजकीय भाषा है, रूसी भी है। सरकार है यहाँ सत्तावादी गणराज्य। यहाँ के राष्ट्रपति कस्याम जमराट टोक्यायव है। प्रधानमंत्री है अस्कर मामीन। ठीक है, क्वेश्चन को हम 22 पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, बद्दू नीग्रो बोरो पपुआस किन किन देशों की जनजातियां हैं। ऑप्शन एक है मेरे भाई अरब, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, न्यू गिनी। ऑप्शन टू है उत्तरी अमेरिका, जापान, साइबेरिया, श्रीलंका। ऑप्शन थ्री है अफ्रीका, थाईलैंड। ऑप्शन चार है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरब, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, न्यू गिनी। और बद्दू कहाँ की जनजाति है, अरब की, निग्रो मध्य अफ्रीका की, बोरो ब्राजील की, पपुआस न्यू गिनी की। जो क्रमवार है ना, क्रमशः है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में क्रमशः जो जनजाति है उसका आंसर भी क्या है, उत्तर में भी क्रमशः उसके देश दिए हुए हैं। तो आप उसको क्रमशः याद कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बद्दू मध्य अफ्रीका कर दीजिएगा, निग्रो को अरब कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बद्दू क्या है, अरब, निग्रो मध्य अफ्रीका, बोरो ब्राजील, पपुआस न्यू गिनी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश समेत। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, जो कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन एक है आपके पास 31, ऑप्शन टू है 32, ऑप्शन थ्री है 33, ऑप्शन चार है 34। तो मेरे भाई इसके बारे में बताइए जल्दी से कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900, सॉरी 34 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका 34 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातें। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है किसकी फोटो है, सर्वोच्च न्यायालय की फोटो है। ये क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संविधान के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन है, तब भारत का सर्वोच्च न्यायालय है कि नहीं। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी शक्ति है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और क्या होता है, प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश हैं। मूल अपीलीय और सलाहकार अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती है इसमें। इसे भारत में सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक संस्था भी माना जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई, 83 साल पहले, जो भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से 71 साल पहले यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन्ना है, ठीक है, जस्टिस एन बी रमन्ना। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि कुल कितने सदस्य, कुल कितने मुख्य न्यायाधीश, सॉरी मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अरे भाई ये तो नहीं हो पाया सही ऐसी इसका एनिमेशन। चलिए कोई बात नहीं, आप जान गए उत्तर। संविधान सभा की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन एक है आपके पास अनुच्छेद 32, ऑप्शन टू अनुच्छेद 42, ऑप्शन थ्री अनुच्छेद 44, ऑप्शन चार अनुच्छेद 25। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 32। अब हम जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बातें। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई। वे भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय बहुज्ञ थे। वे दार्शनिक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, पत्रकार, लेखक, समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। वह वायसराय के कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि भीमराव अम्बेडकर किसके कार्यकाल में ब्रिटिश भारत में श्रम मंत्री थे, वायसराय के कार्यकारी परिषद में, ठीक है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। यानी कि एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वे भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है, इसलिए भीमराव अम्बेडकर उसे संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सरल सूक्ष्म में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 उत्तल लेंस, ऑप्शन 2 लवतल लेंस, ऑप्शन 3 समतल लेंस, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अब उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। आइए हम जानते हैं उत्तल लेंस के बारे में और सिंपल लेंस के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो मेरे भाई ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कि नहीं? ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है कि नहीं भाई? उत्तल लेंस है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक अत्यधिक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के कारण उसके द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन एंगल पर निर्भर करती है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का कारण उसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन यानी एंगल पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या मालूम चल गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस होता क्या है? प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित करने वाले लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे होते हैं। देखिए फिगर में भी आपको लग रहा है बाहर की ओर क्या है? उभरे होते हैं। दूर दृष्टि के निवारण के लिए भी हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि दूर दृष्टि के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको आज उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बहुत मजा आया होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। तो भाई नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।